हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम समझेंगे शिक्षण के विषय में, उसकी अवधारणा देखेंगे, प्रकृति को समझेंगे और विशेषताएं देखेंगे। साथ ही साथ हम लेवल्स ऑफ टीचिंग भी देखेंगे, यानी आपके शिक्षण के स्तर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होती है, यानी शिक्षण के प्रकार क्या क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ परिभाषाओं से समझते हैं कि शिक्षण है क्या। तो मॉरिसन की एक डेफिनेशन है, शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संपर्क है। तो यहां पर अधिक परिपक्व व्यक्ति कौन होगा? मोर मैच्योर पर्सन, यहां पे होगा टीचर यानी शिक्षक। और कम परिपक्व व्यक्ति कौन होगा? वो होगा आपका स्टूडेंट। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में आप कह सकते हैं यहां पर इंटरैक्शन हो रहा है, संपर्क हो रहा है, बातचीत हो रही है, इसी को टीचिंग कहेंगे। फिर गेट के अनुसार शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का वह रूप है जिसका लक्ष्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में क्षमताओं में परिवर्तन करना है। तो शिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसके व्यवहार में, उसकी क्षमताओं में हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। क्षमताओं में परिवर्तन मतलब हम डिजायरेबल चेंजेस लाते हैं उसके व्यवहार में। किसी भी टीचिंग प्रोसेस में आप देखेंगे तो हमेशा क्या होता है, यहां पर अगर हम एक लेके चले इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मतलब क्या चीज आ रही है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में और क्या प्रक्रिया हो रही है और फिर आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है। इनपुट यहां पर होता है एंट्रिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चा जब शिक्षण के लिए आ रहा है स्कूल में तो ऑब्वियसली उसको कुछ चीजें तो पता ही है, उसके अंदर कुछ क्षमताएं हैं। तो एंट्रिंग बिहेवियर क्या है, पहले से बच्चा कितना जानता है, पूर्व ज्ञान उसे कितना है, इसका हमें पता होना चाहिए। एंट्रिंग बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। फिर प्रोसेस क्या होता है, आपको जो बच्चे को सिखाना है आप क्या करोगे, उसे सिखाओगे। यहां पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यहां पर चलती है। और आउटपुट रिजल्ट आपको क्या दिखाई देगा, भाई जो भी बच्चे ने सीखा है वो उससे उसके व्यवहार में कुछ अंतर आएगा। पहले जो चीजें वो नहीं कर पा रहा था अब वो उन चीजों को कर पाने में सक्षम होगा। तो यानी कि आप क्या लेकर आए हैं, बच्चे के अंदर डिजायरेबल चेंजेस लेकर आए हैं। ठीक है, डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। ठीक है, यानी उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लेकर आए। तो ये होता है टीचिंग का प्रोसेस। इनपुट प्रोसेस आउटपुट में क्या आएगा, एंट्रिंग बिहेवियर, बच्चा पहले से कितना जानता है, क्या चीज है वो लेकर आ रहा है, उसकी खुद की क्षमताएं कितनी है। फिर आप उसे क्या करोगे, पढ़ाओगे और फिर बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए ब्रूबेकर की एक डेफिनेशन है, शिक्षण उन स्थितियों की व्यवस्था एवं निर्माण है जिनमें कुछ अंतराल तथा बाधाएं हैं जिनका किसी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, उसके करने से वह कुछ सीखेगा। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों के सामने हमेशा जो नई चीज बच्चा सीख रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे के सामने आ रही है। टीचर का काम होता है बच्चे को हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना, बच्चे को उन बाधाओं से सामना करना सिखाना, उनको कैसे सॉल्व करना है, उससे दौरान वो सॉल्व करते हुए बच्चा जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बाधाएं बच्चे के सामने आती हैं उनका निवारण करना, उनको सिखाना कि किस तरीके से इन बाधाओं को पार करना है, यही टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया है। एमेडॉन के अनुसार शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थी के मध्य होती है। तो एमेडॉन की डेफिनेशन है कि शिक्षण क्या है, स्टूडेंट और टीचर, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, ऐसी अंतःक्रिया है जिसके द्वारा वांछित लक्ष्य, यानी वांछित लक्ष्य यहाँ पे क्या हुए, बच्चे के अंदर आपको क्या लाने, वांछित परिवर्तन लेकर आने उसके व्यवहार में। तो वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यहां पर यह अंतःक्रिया हो रही है। आगे बढ़ेंगे। रायबर्न के अनुसार देखिए शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। अब रायबर्न ने क्या बताया, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु, शिक्षक यानी कि टीचर, बालक यानी कि स्टूडेंट, और तीसरा है पाठ्य वस्तु, जो कंटेंट पढ़ाना है। ठीक है, उसी के द्वारा तो आप बच्चे के सिखा रहे हैं और बच्चे के अंदर डिजायरेबल चेंजेस लेकर आ रहे हैं। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। तो शिक्षक, बालक और पाठ्य वस्तु के बीच में आपका जो भी आपका एक संबंध बन रहा है उसी को दर्शाता है शिक्षण। फिर स्मिथ के अनुसार
शिक्षण कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है जो अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम लाती है। तो यहाँ पर शिक्षण के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके का एक प्रोसेस है जिससे स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, जो बातचीत हो रही है, जिस तरीके से वार्तालाप हो रहा है, उसके माध्यम से आप बच्चे को सिखा रहे हैं। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। क्लास के शब्दों में कहें तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के रूप में एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। तो छात्रों के व्यवहार में आपको परिवर्तन लेके आना है। देखिए, हमें सब चीजों से यही बातें समझने को मिल रही है। ये अलग अलग राइटर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, इनके द्वारा से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि शिक्षण है क्या। ठीक है, ऐसे ही डंकन की भी एक डेफिनेशन है, शिक्षण एक ऐसी विशिष्ट व्यावसायिक, विवेकपूर्ण तथा मानवीय क्रिया है जिसमें व्यक्ति सृजनात्मक एवं कल्पनात्मक रूप से स्वयं तथा स्वयं के ज्ञान का उपयोग अधिगम एवं दूसरों के कल्याण के समर्थन हेतु करता है। तो यहां पर शिक्षण के विषय में एक बहुत ही विस्तृत, आप कह सकते हैं बहुत ही डिफाइंड एक डेफिनेशन, एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन दी है डंकन ने, ह्यूए और डंकन ने। इनका कहना है कि शिक्षण क्या है, एक विशिष्ट व्यावसायिक और विवेकपूर्ण मानवीय क्रिया है। मतलब ऐसा काम है जो प्रोफेशनल तो है ही, ऑब्वियसली टीचिंग प्रोफेशनल होती है, एक प्रोफेशन है टीचिंग प्रोफेशन। विवेकपूर्ण है, सोच समझ के आपको काम करना होता है। ह्यूमन, ऑब्वियसली यहां पर रिलेशंस इन्वॉल्व हैं, यहां पर आप एक व्यक्ति सिखा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो मानवीय क्रिया है जहां पर आप किसका यूज कर रहे हैं, सृजनात्मकता और कल्पनात्मकता का यूज कर रहे हैं। कैसे भाई, जब आप कंटेंट डिसाइड करते हैं तो आप सोच समझ के कंटेंट को तैयार करते हैं, विषय वस्तु आपको बच्चे को क्या पढ़ानी है जिससे आप बच्चा जो है, जो आप सिखाना चाहते हैं, बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाए। तो यहां पर आपकी सृजनात्मकता, आपकी कल्पनात्मकता सब कुछ आता है और इसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे का अधिगम करवा रहे हैं। अब देखिए शिक्षण की प्रकृति क्या है। शिक्षण को देखिए हम कला भी कहते हैं और शिक्षण को हम विज्ञान भी कहते हैं। अब शिक्षण कला क्यों है, क्योंकि क्या है, ये रचनात्मक है, इसमें बहुत सारे कौशल शामिल हैं, तो क्रिएटिव है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों की रचना करनी पड़ती है। कंटेंट किस तरीके से पढ़ाना है, हालांकि किताबों में होता है, लेकिन फिर भी एक टीचर अपने दिमाग से सोचती है कि किस तरीके से मैं बच्चों को इसे सरलता से पढ़ाऊं, ठीक है, जिससे बच्चों के समझ में आए। तो यहाँ पर रचनात्मकता है और बहुत सारे कौशल यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से आप इसे कला कह सकते हैं। यहां पर देखिए योजना बनाना, सामग्री तैयार करना, बच्चों का मूल्यांकन करना, इसके लिए असाइनमेंट वगैरह बनाएंगे, ये सारे क्या है, इसमें सब में रचनात्मकता आती है और बहुत सारे कौशल शामिल होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं शिक्षण एक कला है। शिक्षण एक विज्ञान है, क्यों, क्योंकि ये व्यवस्थित है। देखिए साइंस में हमेशा क्या होता है, सब चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, व्यवहारिक होती हैं, लॉजिक होता है हर चीज के पीछे में। आप कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते साइंस में, हर चीज के पीछे कोई सिद्धांत, आपको कोई रूल नियम बताना पड़ेगा। तो यहां पर भी आप शिक्षण में देखेंगे कि व्यवस्थित है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, आप पढ़ा रहे बच्चे को, ये प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं चीजों को, तार्किक होती है, आप कुछ भी जाके नहीं पढ़ा देंगे। किस क्लास का बच्चा है, आपको उसे क्या कंटेंट पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये सब चीजें जो हैं इसके पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्थित भी है, व्यवहारिक भी है, तार्किक भी है, यहां पर इसीलिए इसको विज्ञान कहा गया है। शिक्षार्थी का निदान, परिकल्पना का निर्माण, असाइनमेंट, गतिविधियां, मूल्यांकन की तकनीकें क्या होती हैं, ये सब बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ यूज की जाती है, इसीलिए यहां पर हम शिक्षण को विज्ञान भी कह रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है आपका कि शिक्षण क्या है, तो शिक्षण की प्रकृति कला भी होती है और इसे हम विज्ञान भी कहते हैं। फिर देखिए, अगर हम शिक्षण के अर्थ को समझने की कोशिश करें तो इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो बहुत ही संकीर्ण अवधारणा है, ठीक है, बहुत ही आप कह सकते हैं नैरो कॉन्सेप्ट है कि शिक्षण क्या है, सिर्फ समस्या समाधान है। भाई बच्चा आ रहा है स्कूल में पढ़ने के लिए, पढ़ाई के दौरान जहां जहां भी बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर उसकी समस्या का समाधान कर रही है। तो सीखने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना टीचर का काम होता है, तो यही शिक्षण, ठीक है। ये तो एक बहुत ही संकीर्ण अवधारणा वाली बात हो गई शिक्षण की। लेकिन अगर हम शिक्षण का व्यापक अर्थ समझने की कोशिश करें, अगर हम इसका एक वाइड मीनिंग जाने, तो यहां पर क्या है, शिक्षण में वो सारी गतिविधियां शामिल हैं जो शिक्षार्थी यानी जो हमारा विद्यार्थी या स्टूडेंट है उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। तो आप वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप क्लासरूम में कर रहे हैं, सिर्फ आप बच्चे के, ऐसा नहीं आपने बच्चों को किताब खोल के बैठा दिया, क्वेश्चन भाई इसमें से लगाओ और फिर जहां जहां प्रॉब्लम आ रही वहां उसे बता दिया, आपको उसे अच्छे से समझाना भी है,
ठीक है, और भी आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स देकर आने, टीचिंग एड्स की हेल्प लेनी है। इसके बाद आपको बच्चे को सिखाने के बाद इवैल्यूएट भी करना है। सारी गतिविधियां, जितनी भी चीजें जरूरी है एक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, वांछित परिवर्तन लाने के लिए, वो सारी की सारी एक्टिविटीज टीचिंग में आ जाएंगी। बेसिकली आप यहां पर एक स्टूडेंट को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यहां पर उभार रहे हो जो कल को रियल वर्ल्ड में जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। ठीक है, तो बच्चे का समग्र विकास कर रहे हो हर तरीके से। और आजकल तो हम स्कूलों में देखते हैं सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको अदर एक्टिविटीज में भी बच्चे को इन्वॉल्व कराना है। तो एक बच्चे का संपूर्ण विकास करना है। तो समग्र विकास के लिए जितनी भी एक्टिविटीज यहां पर यूज हो रही हैं वो सब शिक्षण में आएंगी। ठीक है, ये शिक्षण का व्यापक करते हैं। अब शिक्षण की विशेषताएं देखते हैं। तो पहला है आपका शिक्षण शिक्षक और छात्रों के बीच की एक प्रभावी अंतःक्रिया है। इसके वो हमने डेफिनेशन में भी देखा कि शिक्षक और छात्रों के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, ठीक है, वो सब क्या है आपका शिक्षण। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए, स्कूल को भी एक मिनिएचर सोसाइटी कहा जाता है, वो एक छोटे समाज को ही दर्शाता है। तो यहां पर हम कहेंगे शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहां पर बच्चा जो है अपने घर से निकलकर जब स्कूल में आ रहा है तो वो वहां पर बहुत सारे लोगों से मिल रहा है। उससे बड़े हैं जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उससे छोटे भी हैं जो उसके जूनियर क्लास में होंगे। इसके बाद उसके साथ वाले पीयर ग्रुप भी है जो उसी की कक्षा में उसके समान आयु के हैं। तो यहाँ पर एक छोटा समाज जो है वो क्रिएट हो गया बच्चे के लिए। तो एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जो है इन्वॉल्व होकर टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में आप कह सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे ये लक्ष्य उन्मुख है। बिल्कुल, टीचिंग कभी भी आप कहेंगे उद्देश्यहीन नहीं होती। जब भी आप बच्चों को पढ़ाने कुछ जा रहे हैं तो हमेशा आप सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण जो होता है हमेशा लक्ष्य उन्मुख होता है। आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं आपको बच्चे में किस तरह के परिवर्तन लेकर आने हैं, आपका लक्ष्य क्या है, और उसी के प्राप्त करने के लिए, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ देखेंगे, इसमें 3 स्तर शामिल होते हैं, स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर। ये अभी हम डिटेल में करेंगे जब हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर देखिए, शिक्षण के विभिन्न रूप होते हैं जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, कंडीशनिंग या शिक्षा आदि। तो देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक में हम समझ लेते हैं। औपचारिक मतलब आपका फॉर्मल टीचिंग की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए, फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल टीचिंग कहां पे होती है, जैसे आप स्कूलों में देखते हैं। ठीक है, स्कूल हुए आपके या फिर आपके कॉलेजेस वगैरह हुए, वहां पर क्या होता है, फॉर्मल टीचिंग होती है। यहां पर आपका एक निश्चित टाइम टेबल है, निश्चित आपके समय होता है आने का। इसके अलावा आपके पीरियड लगे हुए होते हैं, उन सब्जेक्ट्स होता है आपके पास, एक निश्चित करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है जिसे आपको 1 साल के अंदर पूरा करना होता है। टाइम टू टाइम आपके एग्जाम्स होते हैं, आपकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है, और एक पर्टिकुलर एज के बच्चे ही एक पर्टिकुलर क्लास में होते हैं। ठीक है, ये है फॉर्मल टीचिंग, जहां पर या फिर फॉर्मल एजुकेशन, जहां पर आप कहेंगे सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, पहले से ही तय है। अनौपचारिक प्रशिक्षण होता है जहां पर चीजें ऐसे डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनफॉर्मल। यानी स्कूल के अलावा आप कहीं भी आप देखेंगे ना, आप किसी भी से ऐसे रैंडमली कुछ भी सीख रहे हैं तो आपका इनफॉर्मल टीचिंग में आ जाएगा। मान लीजिए आपकी मम्मी खाना बना रही है और आप साइड में खड़े होकर सीख रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल है। यहां पर ऐसा थोड़ा ना कोई टाइम टेबल है, कोई सब्जेक्ट है, आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें सीखनी है, तो ये इनफॉर्मल है। कुछ भी आप इधर उधर किसी से भी सीख रहे हैं, आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं अपने बड़े भाई या बहन से, वो सब क्या आ जाएगा, इनफॉर्मल टीचिंग में आ जाएगा। इसके अलावा एक और होता है तीसरा, हमने यहां पर मेंशन नहीं किया है, वो होता है आपका नॉन फॉर्मल। ठीक है, नॉन फॉर्मल जिसे हम निरौपचारिक कहते हैं। नॉन फॉर्मल में आपका आ जाता है जैसे कि आपके ओपन स्कूल्स हो गए, ठीक है, और आपके ओपन यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सब आपके आ जाएंगे। अब इनमें क्या होता है, इनमें कुछ चीजें आपकी डिफाइंड होती है, लेकिन उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी और लचीलापन होगा। जैसे कि डिफाइंड आपकी क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि आपका कोई टाइम टेबल वगैरह नहीं होता, लेकिन आपको 1 साल के अंदर आपको एक पर्टिकुलर वो दिया जाएगा, सिलेबस दिया जाएगा, उसे आपको कवर करना होता है। डिफाइंड टाइम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपकी रेगुलर अटेंडेंस नहीं लगती, आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी है। चाहे तो बस खाली संडे टू संडे जैसे कई जगह क्लासेस लगती हैं, आप वो जाकर अटेंड कर सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। असाइनमेंट्स होते हैं यहाँ पर,
इसके अलावा आपका रिजल्ट तो होगा ही। एज का कोई यहाँ पर बैरियर नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर एज में होंगे तभी आप इन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। कई बार ज्यादा एज के लोग भी ओपन स्कूल्स और ओपन यूनिवर्सिटीज से अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो नॉन फॉर्मल में क्या है, यहाँ पर कुछ चीजें आपकी डिफाइंड होती है लेकिन यहाँ पर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, तो ये नॉन फॉर्मल में आ जाएगा। इसके अलावा कंडीशनिंग, या अगर हम शिक्षण की बात करें, कंडीशनिंग में होता है जब आप हैबिट्स डेवलप करवाते हैं, ठीक है, हैबिट्स डेवलप करवाएंगे तो उसे आप कंडीशनिंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे अनुबंधन। फिर देखिए, यह एक पेशेवर गतिविधि है, बिल्कुल टीचिंग एक प्रोफेशन है जहां पर टीचर्स जो हैं प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर इसका एक पढ़ाई होती है, कोर्स होता है, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं डीएलएड हो गया, बीएड वगैरह होते हैं, ये सब इसके प्रोफेशनल कोर्स है, इसकी डिग्री लेनी पड़ती है तब आप इस प्रोफेशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये एक पेशेवर गतिविधि है। इसे शिक्षक व्यवहार और छात्र शिक्षक बातचीत के माध्यम से देखा जा सकता है। तो टीचिंग को आप किस तरीके से देखेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब चलता है तो क्या होता है भाई, क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, तो शिक्षक के व्यवहार से और छात्र शिक्षक के बीच की बातों से आप टीचिंग को देख सकते हैं। यह प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से परिवर्तनीय है, ठीक है। तो यहां पर एक फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा टीचिंग को मॉडिफाई किया जा सकता है। प्रतिक्रिया तंत्र मतलब आपने कैसा पढ़ाया उस पर आपको फिर से क्या मिला, फीडबैक मिला, पृष्ठ पोषण कहते हैं, ठीक है। तो पृष्ठ पोषण आपको मिला कि भाई आपकी टीचिंग अच्छी थी या उसमें कुछ बदलने की जरूरत है, और उसके द्वारा आपने क्या किया, अपने शिक्षण में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाए, ठीक है। जिस भी चीज की कमी आपको मिली, के फीडबैक मिला कि ये चीजें आपकी टीचिंग में हमें कम लग रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, दोबारा से सुधारेंगे। तो टीचिंग जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म या फिर पृष्ठ पोषण तंत्र द्वारा परिवर्तनीय होती है। यह एक भाषाई प्रक्रिया है, बिल्कुल। जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातें हो रही हैं तो वो किसी ना किसी भाषा के माध्यम से हो रही है। जो कम्युनिकेशन, जो संचार हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, लैंग्वेज की वजह से हो रहा है। तो ये एक भाषाई प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ेंगे, शिक्षण के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो शिक्षण के प्रकार देखिए, यहां 3 आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है आपका सत्तावादी, इसे आप ऑटोक्रेटिक कहते हैं इंग्लिश में, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग, सत्तावादी, तानाशाही या निरंकुश। दूसरा होता है आपका लोकतांत्रिक, जिसे आप डेमोक्रेटिक कहते हैं इंग्लिश में, और तीसरा होता है अहस्तक्षेपी, जिसे आप लेजिस फेयर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है, यहां पर टीचर ही सारे चीजों को कंट्रोल करता है। तो यह संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कि जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स आपके होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जहां पर आपका एक हेड होता है और उसी की बातें सबको सुननी होती हैं, ठीक है, एक सुप्रीम हेड होता है। तो ये जो है, जैसे तानाशाही राजवंश में भी हम देखते थे ना, एक राजा है वही सबके लिए मतलब सारे डिसीजंस ले रहा है, तो इसी तरीके से यहां पर भी आप कहेंगे चलता है। तो टीचर जो है यहां पर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है, शिक्षक केंद्रित होती है। यहाँ पर टीचर सेंटर में है, जो टीचर कहेगा वो मानना होगा बच्चों को। बच्चे यहाँ पर निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। टीचर आया क्लास में, उसने लेक्चर दिया, ठीक है, बच्चे सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता, बच्चों को आलोचना करने का अधिकार यहाँ पर नहीं होता। अगर हम डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक शिक्षण की बात करेंगे तो ये मानव संबंध पर आधारित होता है या ह्यूमन रिलेशनशिप पर ये आधारित है। तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो केंद्र में, ठीक है। तो ये संबंध केंद्रित होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का संबंध है वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ बच्चा और शिक्षक दोनों को महत्व होता है। यहाँ पर सिर्फ टीचर को महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट को भी महत्व दिया जाता है, यहाँ टीचर को भी महत्व दिया जाता है। और बच्चे और शिक्षक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं भाई, जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो बच्चों से बाद में क्वेश्चंस करेगा, या बच्चे भी जो है टीचिंग के बीच में अगर उन्हें कोई डाउट आ रहा है तो वो टीचर से पूछ सकते हैं, उनको अपने प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। और जहां बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, टीचर को फीडबैक मिलता है, फिर टीचर उसी हिसाब से अपनी क्लासरूम में अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करती है। तो यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है।
फिर तीसरा आता है अहस्तक्षेपी, यही संगठन के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है। मतलब आजकल जो आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें सभी का जो राय है वो मैटर करती है। तो आधुनिक सिद्धांत यानी मॉडर्न अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो यहां पर हर मेंबर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित है यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड है। जो आज की हमारी एजुकेशन है वो भी क्या है आपकी बाल केंद्रित है, जहां पर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है, आपको किसका डेवलपमेंट लेकर आना है, स्टूडेंट का डेवलपमेंट करना है। तो इसीलिए सारी चीजें जो होंगी वो किसके इर्द गिर्द होंगी, चाइल्ड के, ठीक है। जो बच्चा है उसको ध्यान में रख के आप सारी जो टीचिंग लर्निंग की एक्टिविटीज है उन्हें डिजाइन करेंगे। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप शिक्षण विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्या टीचिंग एड आप यूज करेंगे, बच्चों को किस तरह से असाइनमेंट्स देंगे, ये सारी चीजें आप किसे ध्यान में रख के करेंगे, बच्चे को ध्यान में रख के करेंगे। बच्चे के समग्र विकास के लिए होता है, ठीक है। तो अहस्तक्षेपी जो टीचिंग होती है ये बच्चे के समग्र विकास के लिए होती है, संपूर्ण विकास आपको बच्चे का करना है। और शिक्षक जो है छात्रों को अनुमति देते हैं कि वह स्वयं बढ़े और सीखें। यहां पर क्या किया जाता है ना, टीचर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो मिनिमम होता है। यहां पर बच्चों को ही जैसे प्रोजेक्ट्स दे दिए, आपने कुछ भी असाइनमेंट दे दिए, बच्चा खुद से सीख रहा है उसे करने के दौरान। जहां बच्चे को प्रॉब्लम आएगी वो टीचर की हेल्प ले सकता है, ठीक है, लेकिन टीचर का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम रहता है। बच्चे खुद ही अपने एक्टिविटीज के द्वारा सीखते हैं। सबसे खराब टीचिंग अगर आप कहेंगे तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है, ठीक है, ये सबसे खराब टीचिंग है। ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए कि दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण जो है क्या है, 3 तरह के हैं, जिसमें आपने पहला हमने देखा अधिनायकवादी। सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। शिक्षक केंद्र में होता है और शिक्षक सक्रिय है, छात्र यहाँ पर क्या है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। और विद्यार्थी केवल क्या कर सकता है, याद कर सकता है, पूछ नहीं सकता, आलोचना नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक के विषय में हमने पढ़ा कि मानव संबंध पे आधारित है, शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध यहाँ केंद्र में है। शिक्षक और छात्र के बीच की जो कक्षा में बातचीत हो रही है, ठीक है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है और छात्र यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। लेटेस्ट पेयर में हम देख रहे हैं कि आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है, छात्रों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और निर्णय लेने में शिक्षक और छात्र दोनों ही शामिल होते हैं। क्योंकि जब असाइनमेंट वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे तो वो तो छात्र बाद में फाइनली किसके पास लेकर आएगा, टीचर के पास लेकर आएगा। तो फाइनल उस पर जो डिसीजन लेना है वो शिक्षक और छात्र को मिलकर ही देना है, ठीक है। बात करते हैं शिक्षण के स्तरों की, यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग में पहला आता है आपका स्मृति स्तर, फिर आता है बोध स्तर, फिर आता है चिंतन स्तर। देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग में हम देखेंगे कि छात्रों की आयु के अनुसार किया जाता है, ठीक है। ये देखा जाता है कि बच्चों का बौद्धिक स्तर कितना है, उनकी आयु कितनी है, उसके हिसाब से उस स्तर का शिक्षण बच्चों को दिया जाता है। तो जैसे हम बात करें आपके मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर के शिक्षण की, तो यहां पर छात्रों का मानसिक स्तर देखिए अभी बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं है। यहां पर बच्चों को आप सिर्फ याद करवाते हैं, ठीक है। यहां बच्चों को आपको क्या करना है, चीजें याद करवानी है, रटवानी है। ये आपका बेसिकली छोटी क्लासेस में यूज होता है, ठीक है। वहां पर हम क्या करते हैं, बच्चों को ABCD सिखाते हैं। पहले ABCD आपको याद करवानी है, फिर आप क्या करते हैं, 2-2 लेटर के वर्ड TO2 DO ये आप सिखाते हो, फिर 3-3 के कैट बैट रैट आप ये सिखाते हो। तब जाके बच्चा एक एक करके जो वर्ड्स क्रिएट करना शुरू करेगा, फिर बच्चा जो है वो सेंटेंसेस पर आएगा। तो यहां पर पहला जो लेवल होता है वो क्या होता है कि पहले आपको ये सब चीजें बच्चों को क्या करवानी है, याद करवानी है। तो यह बाल्यावस्था या शिशु अवस्था में प्रदान की जाती है, क्योंकि इसमें बच्चों का जो बौद्धिक विकास है वो भी शुरुआती दौर में। तो यहां पे सिर्फ याद करवाने पे जोर दिया जाएगा, रटने पे जोर दिया जाएगा। मेमोरी लेवल का टीचिंग जो है छोटे बच्चों के लिए यूज हो रहा है। मेमोरी लेवल का टीचिंग जो है वो खत्म हो जाता है या स्मृति स्तर का शिक्षण पूर्ण हो जाता है, तो फिर बढ़ते हैं बोध स्तर पर। ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो चीजों को रट चुके हैं, याद कर चुके हैं, बेसिक सी चीजें जो है, जो आधारभूत चीजें हैं वो बच्चों को याद हो गई हैं। अब बच्चों को समझा कर पढ़ाना है। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, समझ के पढ़ते हैं। तो बोध स्तर के शिक्षण में आपकी पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि मेमोरी लेवल का शिक्षण जो है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तभी बढ़ेंगे बच्चे जब उनका स्मृति स्तर का शिक्षण पूरा होगा। इसके बाद बच्चों को आप क्या करेंगे, चीजों को समझा कर पढ़ाएंगे। यहां पर बच्चे जो हैं सिर्फ ये चीजों को रटेंगे नहीं, यहाँ चीजों के पीछे के मतलब को समझेंगे भी। को रट कर याद करने के बजाय उन्हें प्रकरण के समस्त पहलुओं की बारीकी से समझाया जाता है, जिससे उनका मस्तिष्क उस प्रकरण के पहलुओं को समझकर उनके मध्य के अंतरों को समझ सके। ये ज्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होगा, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मेमोरी लेवल का टीचिंग जब खत्म हो गया तो इसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे गए, जहां पर हमने थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाया, या माध्यमिक स्तर के बच्चों को कह सकते हैं हमने पढ़ाया, जहां पर बच्चे समझ के चीजें करते हैं। फिर आता है सबसे लास्ट में चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों का जो
स्मृति स्तर का शिक्षण है और बोध स्तर का शिक्षण है वो पूर्ण होना चाहिए, तभी बच्चा रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएगा, चिंतन स्तर पर आएगा। ये उन छात्रों पे यूज किया जाता है जो पहले 2 लेवल्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब बड़े हैं, उनका बौद्धिक विकास इतना हो चुका है कि अब वो चिंतन कर सकते हैं चीजों पर। तो यहां आप बच्चों को ऐसी चीजें सिखाते हैं जिस पर बच्चा खुद क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सके, उन चीजों को उनका मूल्यांकन कर सके, सही गलत का निर्णय ले सके, सारे पक्षों को समझ सके, सकारात्मक पक्ष क्या है किसी चीज का, नकारात्मक पक्ष क्या है, चिंतन करे उन चीजों के ऊपर और फिर निर्णय ले। अब क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप होती है। अब बात करें इन लेवल्स की, तो आप इसे एक ट्राइंगल से आप शो कर सकते हैं। सबसे निचले स्तर का शिक्षण आपका मेमोरी लेवल का होता है, यानी स्मृति स्तर का, ठीक है। स्मृति स्तर का शिक्षण जो है सबसे नीचे आता है और ये लीस्ट थॉटफुल होता है। थॉटफुल का मतलब सोच समझ के करना, तो सब बहुत कम यहां पर सोचना है क्योंकि यहां आपको बच्चों को सिर्फ रटवाना है। फिर इसके ऊपर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये थोड़ा थॉटफुल होता है, मेमोरी लेवल से थोड़ा ज्यादा थॉटफुल होता है। और सबसे ऊपर आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, हाईएस्ट फॉर्म जो होगी आपकी, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे आप चिंतन स्तर कह रहे हैं, और ये मोस्ट थॉटफुल होता है। यहां बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ता है शिक्षण करते वक्त। तो ये 3 लेवल्स हैं टीचिंग के। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीजें टीचिंग के विषय में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।